व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हम बात कर रहे थे हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग की, और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस बेल आइकन ऑल्सो। हमने पहले वाले पार्ट 1 में हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग का डिस्क्रिप्शन किया था। अगर आपने उस चीज को नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मेंशन कर रखा है। आप उस लिंक में जाकर उसे वेरीफाई कर सकते हैं और देख सकते हैं, ताकि आपको पार्ट 2 इजीली समझ में आ जाए। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि 1934 के अंदर आरबीआई एक्ट लॉन्च हुआ था, यस आया था, और 1935 में आरबीआई को एज ए सेंट्रल बैंक एस्टेब्लिश कर दिया गया था, और उसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में था। बट क्यों ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे आरबीआई सेंट्रल बैंक को प्राइवेट घोषित किया? क्यों फुल्ली सेंट्रल बैंक हमारा प्राइवेटली ओन था? क्योंकि ब्रिटेन में भी हमारा जो वो सेंट्रल बैंक था वो प्राइवेटली नहीं था, वो पब्लिक था। क्यों हमारे इंडिया में सेंट्रल बैंक जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो प्राइवेटली लेके आई थी? इसके हमारे कुछ रीजंस थे। तो मेजरली इसके दो रीजंस थे। पहला था इज अ फाइनेंशियल बर्डन। उस टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट फाइनेंशियल बर्डन लेने के इसमें नहीं थी। वो अज्यूम कर रही थी, उस टाइम गवर्नमेंट रेडी नहीं थी फाइनेंशियल बर्डन को लेने के लिए, और अपनी डायरेक्टली बैंकिंग ऑपरेशन की जिम्मेदारी को लेने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। सेकेंड रीजन था कि ट्रस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। ट्रस्ट, क्योंकि जो हमारी पब्लिक थी उसका ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं था। इसके लिए गवर्नमेंट ये कह रही थी कि उस टाइम ट्रस्ट क्रिएट करने के लिए जब तक बैंक पे जनरल पब्लिक का ट्रस्ट नहीं होगा तो बैंक के पास जनरल पब्लिक अपना कोई भी डिपॉजिट नहीं करेंगे मनी को। तो उसे इंकरेज करने के लिए, जनरल पब्लिक को ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए प्राइवेट ओन बॉडी से आरबीआई को लाया गया एज अ सेंट्रल बैंक। अब ये चीज होती गई। 1935 में हमने आरबीआई को एस्टेब्लिश कर दिया, पर 1934 में जब एक्ट आया था, आरबीआई एक्ट, उसमें ये चीज बोली गई थी कि जो आरबीआई है वो पब्लिक सेक्टर एंटाइटी बन जाएगा कुछ ही समय के अंदर, पीरियड ऑफ टाइम के अंदर हम उसे प्राइवेट से पब्लिक सेक्टर एंटाइटी क्रिएट कर देंगे या बना देंगे। बट हुआ क्या, 1947 के अंदर हमारा देश आजाद हो गया। उससे पहले ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, जब 1935 में आरबीआई को एस्टेब्लिश किया गया तो उसका हेडक्वार्टर कलकत्ता था और वो प्राइवेटली ओन्ड बॉडी थी। तो 1937 में उसके हेडक्वार्टर को शिफ्ट कर दिया गया था बॉम्बे। और उसके बाद जब 1947 के अंदर हमारा देश आजाद हो गया तो उसके बाद 1948 के अंदर पार्लियामेंट एक्ट के तहत एक लॉ पास किया गया, जिसमें ये बोला गया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ट्रांसफर करो प्राइवेट टू पब्लिक ओनरशिप एक्ट 1948 के अंदर। और ये जब एक्ट आया है, पार्लियामेंट एक्ट बिल पास किया, तो 1949 के अंदर आरबीआई को नेशनलाइज कर दिया गया और उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। और वहां पर जितनी भी जनरल पब्लिक की, जो हम पहले फीचर्स देख रहे थे, लाइक ये देखिए, हमने यहाँ बात करी कि यहाँ पे ये जनरल पब्लिक एक्सेप्ट करती थी डिपॉजिट, तो 1949 के अंदर जब उसका राष्ट्रीयकरण किया तो उसने जनरल पब्लिक की स्टॉप कर दी एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। यहाँ पे आरबीआई हमारा नेशनलाइज्ड हो गया। अब 1949 के बाद से लेकर हमारे इंडिया में इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बहुत रिक्वायरमेंट थी। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए उसको क्या करना था, उसका मेन फोकस रहा इंडस्ट्रीज को लाने का, इंडस्ट्रियलाइजेशन को लाने का। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंडस्ट्रीज को लाने के लिए बैंक को प्रायोरिटी सेक्टर पर लैंडिंग करनी। बट बैंक सारी क्या थे उस टाइम अपने पास? एक ही बैंक था जो नेशनलाइज था, वो आरबीआई, बाकी सब प्राइवेट थे। तो प्राइवेट बैंक्स वहां पे प्रायोरिटी सेक्टर्स को लैंडिंग नहीं करते थे क्योंकि उसमें रिस्क ज्यादा होता था। ठीक है, एनपी होने के चांसेस ज्यादा रहते थे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को क्या हुई, गवर्नमेंट कंट्रोल को बहुत ज्यादा नीड थी कि हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग नेशनलाइज बैंकिंग सिस्टम की जरूरत थी। अब क्योंकि लोगों का ट्रस्ट क्या हो गया, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स के हो गया, तो हम जब नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स लेके आएंगे, ज्यादा से ज्यादा होगा तो बैंकिंग सर्विसेज रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में आएगी। और वहां पे एक नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स और राष्ट्रीयकरण के तहत लोगों का ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है, तो वो क्या कर सकते हैं, बैंकिंग सर्विस के लिए पब्लिक को इनकरेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आरबीआई का मेन फोकस खत्म नहीं हुआ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए वो नेशनलाइजेशन में लग गई और स्ट्रांगली नेशनलाइज करना चाह रही थी। तो उसने क्या किया, उस टाइम हमारे पास जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था वो लीडिंग कर रहा था कमर्शियल बैंक्स को, और उसने उन बैंकों को क्या करना शुरू किया, पब्लिक सेक्टर बैंक में कन्वर्ट करना शुरू किया। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की जो 450 प्लस ब्रांचेस थी उसे उसने कन्वर्ट किया, नेशनलाइज्ड किया उसने 1955 के अंदर। और एसबीआई एक्ट 1955 के अंदर उसे नेशनलाइज किया और उसका नाम बदल के क्या कर दिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम चेंज करके एसबीआई कर दिया गया। ये फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक आ गया। और 1955 के बाद 1959 के अंदर
एसबीआई ने अपनी एक सब्सिडरी बैंक एक्ट 1959 के तहत एसबीआई की बहुत सारी अलग अलग रीजन्स में ब्रांचेस को प्रेजेंस किया सब्सिडरी बैंक्स के रूप में, जिसे हमने एसबीआई एसोसिएट्स बैंक भी बोला। अब एसबीआई एसोसिएट्स बैंक में कौन कौन थे आप देखोगे, ये पहले बैंक ऑफ जयपुर, बैंक ऑफ बीकानेर, सौराष्ट्र स्टेट बैंक, त्रवणकोर, काफी सारे बैंक्स थे जो सारे अपनी प्रिंसली स्टेट में, जो प्री इंडिपेंडेंस से पहले, अपनी आजादी से पहले अपने अपने प्रिंसली स्टेट के अंदर एस्टेब्लिश थे और एक्वायर्ड कर रखा, तो एक गुड प्रेजेंस बना रखी थी। जिसमें आरबीआई ने क्या किया, उसमें 92% शेयर्स अपने ले लिए बैंक में, अभी भी 8% लेफ्ट कर रखा था, छोड़ रखा था। 92% आरबीआई ने क्या किया, एक्वायर कर लिया और इसका क्या कर लिया, पार्शियल नेशनलाइजेशन कर दिया और उसके बाद एसोसिएट्स बना एसबीआई में, और इसका कुछ नाम में चेंजेस करे ताकि वो एसोसिएट्स लगे एसबीआई के। तो हमने उसमें क्या हुआ, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर कर दिया, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर कर दिया, है ना, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, ऐसे इन्होंने ये कर लिया और ये अपने अपने प्रिंसली स्टेट्स में एस्टेब्लिश हो गए। और तब हमने देखा कि जब जयपुर और बीकानेर नियर बाय थे तो इन दोनों बैंकों का क्या कर दिया, यहाँ पर मर्जर कर दिया गया। ये सारे बैंक्स हो गए। इससे क्या हुआ, एसबीआई एक्ट जो बना 1955 और 1959 में जो एसबीआई की सब्सिडरी बैंक्स थी वो क्या हो गई, हर जगह अपने रीजन्स में प्रेजेंस फैलाती रही और एसबीआई की रीच भी क्या होती गई, हर रीजन्स में बढ़ती गई। तो एसबीआई अपने आप में एक लार्ज स्केल पे एक्सपांड होने लग गया। बट तब भी आरबीआई को ऐसा लगा कि नहीं, आरबीआई का मेन फोकस था कि हमें और नेशनलाइज करना है। क्यों, क्योंकि हमने एसबीआई का नेशनलाइजेशन तो कर दिया, फिर भी मेजोरिटी ऑफ बैंकिंग सेक्टर क्या हो रहा था, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की बात हो रही थी। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स क्या कर रही थी, नेग्लेक्ट कर रही थी, बहुत रिस्की और अनप्रॉफिटेबल हो रही थी और बहुत एग्रीकल्चर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को नेग्लेक्ट करती जा रही थी। तो आरबीआई ने डिसाइड किया कि हमारे एक दो बैंकों को नेशनलाइज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें मास स्केल पे नेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। उसके लिए 1969 में एक बैंकिंग नेशनलाइजेशन एक्ट पास हुआ जिसके तहत 14 बैंक्स को नेशनलाइज करा गया था और 85% ऑफ बैंकिंग उसमें आ गई थी। और इस दौरान 1980 के अंदर 6 मोर बैंक्स को और एक्वायर किया गया जो बैंकिंग की कंपनीज में एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट 1980 के तहत उन्होंने किए। 14 तो उन्होंने 1969 में कर दिया, 6 मोर बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया 1980 में, तब भी खत्म नहीं हुआ और 1980 तक बैंकिंग जो सेक्टर था वो 100% नेशनलाइज्ड हो गया। और 100% नेशनलाइज्ड होने के कारण उसका बेनिफिट हुआ कि उन्होंने अपने फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट किया, बैंकिंग सर्विसेज को धीरे धीरे रूरल एरियाज में काफी एक्सपांड कर दिया। उन्होंने जो हमारी प्रायोरिटी सेक्टर्स में ना उन्होंने क्रेडिट दी, जैसे एग्रीकल्चर को, स्मॉल इंडस्ट्रीज को, धीरे धीरे बैंक डिपॉजिट को, हाउस होल्ड सेविंग्स को भी उन्होंने एक्सपेंशन के रूप में किया। बट क्या हुआ, ये थमा नहीं। उस 1980 के बाद 80 तक हमने 100% नेशनलाइज कर दिया, बट 1980 के बाद इंडिया में इकोनॉमिक क्राइसिस आया। उस इकोनॉमिक क्राइसिस में ओनली फॉर बैंकिंग में नहीं, ऑल ओवर इंडस्ट्रीज में, फाइनेंस इंडस्ट्रीज में, बैंकिंग इंडस्ट्रीज में क्राइसिस आया। देखा गया 1980 से लेकर 1990 तक जहां हमारे इंडिया को हाई इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ा, हमारे फिस्कल डेफिसिट लार्ज हो गए, हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ गए, इकोनॉमी में बिल्कुल इधर उधर होने लगे। ये 1991 तक चलता रहा। तो 1991 में क्या हुआ, एक कमेटी बनाई गई जो फाइनेंशियल सिस्टम की कमेटी थी, जो नरसिम्हा वन के तहत बनाई गई। इसे नरसिम्हा वन इसलिए बोला क्योंकि 1998 में नरसिम्हा की सेकेंड कमेटी बनी गई जिसे हमने कमेटी ऑफ बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स बना। इसके तहत 1991 के अंदर जो नरसिम्हा वन कमेटी थी फाइनेंशियल सिस्टम्स की, उसने उसका एग्जामाइन किया और रिकमेंडेशन दिया कि जो हमारा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है उसे हमें रिफॉर्म करना पड़ेगा और मॉडर्नाइज करना पड़ेगा। उसके बेस पर इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम्स को रीस्ट्रक्चर्ड करके किया गया और एग्जामाइन करके इन सारे एस्पेक्ट्स पे काम किया गया इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में। इसमें एक एस्पेक्ट ये भी था, इट्स कॉल्ड बैंकिंग सेक्टर। अब उसमें क्या किया गया, अगर आप देखोगे बैंकिंग सेक्टर में चेंज लाने के लिए, अब 1991 से पहले की अगर मैं बात करूं तो इंडिया पूरा किस पे फोकस कर रही थी, नेशनलाइजेशन पे, राष्ट्रीयकरण पे। तो जस्ट 1991 के बाद 101 में जस्ट उल्टा हो गया, इंडिया जस्ट अपोजिट एक यू टर्न ले लिया, यहाँ प्राइवेटाइजेशन की बात होने लगे। क्योंकि जब 1991 में जब बात हुई तो गवर्नमेंट बहुत बिजी हुआ करती थी नेशनलाइजेशन को लेके, वो चाहे इंश्योरेंस सेक्टर हो, बैंकिंग सेक्टर और हैवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हो, सबको वो नेशनलाइज करना चाह रही थी। वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में गवर्नमेंट ही रोल प्ले कर रहा था और यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज का पार्टिसिपेशन बहुत लिमिटेड था और रेगुलेशंस बहुत हाईली बना रखे थे। बट जब इकोनॉमिक क्राइसिस आए सबको देखते हुए 1991 में उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट ने अप्रोच करी
और अपने आप को फ्री छोड़ा, मतलब अब मैं नहीं करूंगा, सबको देता हूँ, और अपने मार्केट ओरिएंटेड अप्रोच को यूज करते हुए इकोनॉमिक में डेवलपमेंट किया और प्राइवेट सेक्टर का प्राइवेट पार्टिसिपेशन धीरे धीरे बढ़ाया। मतलब वो एलपीजी पे भी रिफॉर्म्स लेके आई 1991 में, जहां पे प्राइवेटाइजेशन, लिबराइजेशन, ग्लोबलाइजेशन पे काम किया। और इसी नरसिम्हा कमेटी ने क्या किया, रिकमेंडेशन किया था हमारे फाइनेंशियल सेक्टर को रिफॉर्म्स करना पड़ेगा। उसी के अंदर ये बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स लाए गए, जहां पे इन्होंने 4 क्राइटेरियाज को मेजर किया। बैंक कंसोलिडेशन, बैंक कंसोलिडेशन का मतलब होता है यहाँ पर उन्होंने बैंक को मर्ज करना चालू किया। उन्होंने ये बोला जो हमारे पास छोटे छोटे बैंक है उन्हें हमें मर्ज करके बड़े बैंक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ताकि हम एक लार्ज एंटाइटी बने, ताकि हम इंटरनेशनल बैंकिंग के साथ भी कंपटीशन बढ़ेंगे। और लार्ज एंटाइटी बनने का फायदा क्या था कि हमारी जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगी, है ना, हमारा बहुत सारी चीजें हमारी इंक्रीज हो जाएगी, हम अच्छे से है ना कॉम्पीट कर पाएंगे। ये सारी चीजों को इन्होंने मर्जर को लाया गया, यहाँ पे बैंकों का मर्जर हुआ। ठीक है, न्यू बैंक का हमने मर्जर किया किसी बैंक के साथ। 2019 के अंदर अगर मैं बात करूं, 10 पब्लिक सेक्टर बैंक थे जिन्हें बड़े बड़े 4 पीएसयू बैंक्स के अंदर मर्ज कर दिया गया, और उसके बाद हमारे पास 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स रह गए। अब ये बात हो गई, अब क्या हो गया, इतना सारा चलता रहा, यहाँ पब्लिक सेक्टर अपना क्या बनाने लगी, मोनोपोली बनाने लगी, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, प्रॉफिट कम होने लगा, बहुत सारी चीजों में फर्क आने लगा। तो क्या हुआ, फिर सेकंड इन्होंने रिकमेंडेशन दी कि हमें प्राइवेट बैंक्स की भी एंट्री लानी पड़ेगी। तो यहाँ पे 1991 में आपने देखा होगा ना, प्राइवेटाइजेशन को फोकस किया गया। यहाँ पे प्राइवेट बैंक्स काफी मूव हुए, एक्सिस बैंक आया, आईसीआईसीआई बैंक आया, तो काफी प्राइवेट बैंक्स ने यहाँ पे एंट्री ली और कॉम्पिटिशन इंक्रीज हुआ। जब कंपटीशन होगा तभी लोग अच्छे से परफॉर्म करेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी, कंपटीशन इंक्रीज हुआ, सारी चीजें हुई। थर्ड उन्होंने रिकमेंडेशन किया हमारे को गवर्नमेंट ओनरशिप को रिड्यूस करना पड़ेगा। जैसे अब मेरा पहले अगर मैं 1993 की बात करूं तो एसबीआई में जो एक होता है, तो वहां पे 1993 में 33% का स्टेक होल्डिंग ये था कि ये कहता था कि आप 33% अपने शेयर्स को सेल कर सकते हो पब्लिक एंटिटी के लिए। बट वही 1999 में उन्होंने बोला मोर देन 50% आप अपने शेयर्स को सेल कर सकते हो। 50% शेयर सेल करोगे तो जिसके पास ज्यादा होगा तो उसका ओनरशिप चलेगा, उसकी डायरेक्ट एंटिटी हो जाएगी। तो उस चीज को रखते हुए इन्होंने क्या किया, प्राइवेटाइजेशन को लेके आए। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है जो पब्लिक सेक्टर्स बैंक्स होते हैं उनके क्या होते हैं, उनमें कोई भी आप क्या करोगे, अपने शेयर्स को परचेज कर लिया, तो जिस भी बैंक ने परचेज किया तो हम उसको क्या कर सकते हैं, पब्लिक टू प्राइवेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इट्स फॉर प्राइवेटाइजेशन। यहाँ पे गवर्नमेंट ओनरशिप को रिड्यूस करने की बात करी गई है। फिर बैंक रेगुलेशन एंड सुपरविजन आया कि हमारे जो बैंक है, जितने भी नीचे कमर्शियल बैंक है, उसको कौन रेगुलेट करेगा, कौन सुपरवाइज करेगा। तो जब है ना आरबीआई कर रही थी तब उन्हें लगा कि है ना बताओ, तो आरबीआई पूरा क्या करने लगी, सारी बैंकिंग सिस्टम को बैंकिंग के तहत रेगुलेट करने लगी, सुपरवाइज करने लगी, ताकि हमारा जो इंडियन बैंकिंग जो सिस्टम है, वो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है, इस रिकमेंडेशन के बेस, इस कमेटी के रिकमेंडेशन के बेस वो क्या हो सके, स्ट्रांग हो सके और प्रॉपरली अच्छे से फॉर्म में रिफॉर्म हो सके, हमारे फाइनेंशियल सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर को रिफॉर्म कर सके। तो 4 मेजर पॉइंट्स पे उन्होंने, एक नरसिम्हा कमेटी ने इस पे वर्क किया। तो ये सारी चीज थी एक हिस्ट्री के तहत, जिसपे हमने बात करी कब से प्राइवेटाइजेशन है। तो प्राइवेटाइजेशन से पहले आपने देखा ही है, और प्राइवेटाइजेशन के बाद भी आपने देखा। तो पहले वो पूरे नेशनलाइजेशन पे वर्क कर रही थी, वो प्राइवेटाइजेशन पे वर्क कर रही है। ऑल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग। थैंक यू फॉर सपोर्ट एंड वॉचिंग।